नमस्कार, आप ला महाराष्ट्र देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सत्तासीन सरकार को लोकतंत्र के आधार पर सत्ता की कुर्सी से हटाएंगे। कल यानी कि 17 तारीख को मुंबई में महाविकास अघाड़ी की ओर से आयोजित किए गए मोर्चे को इजाजत न मिलने से नाराज संजय राउत ने सरकार गिराने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि महामोर्चा के आयोजन से सरकार डर गई है। आम्ही काय करतो, अलोकशाही पद्धतीने एक सरकार बसलेलं आहे महाराष्ट्रात, घटनाबाह्य। आम्ही कोणते घटनाबाह्य काम करत नाही। अलोकशाही पद्धतीनं सत्तेवरती बसलेलं सरकार लोकशाही प्रक्रियेला विरोध करत आहे आणि आम्ही लोकशाही मार्गानेच चाललेलो आहोत आणि त्याच मार्गाने जाऊ आणि त्याच मार्गाने तुम्हाला सत्तेवरून खाली खेचू। सर, तुम्ही केलेल्या विधानावरती चित्रा वाघ आहे, त्यांनी देखील कोण? टीका केलेली आहे। चित्रा वाघ यांनी टीका काय केली, तसेच विधान आहे मला कोणी सांगेल का? काय विधान काय आहे? काय टीका केली आहे? मला विधान कळू द्या ना, तुम्हाला माहिती आहे का? विधान बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला आहे आणि त्याच्यावरून टीका अशी केली आहे की महापुरुषांचा अपमान तुम्हीच करताय। तर काय यात अपमान काय आहे? यात अपमान मोर्चे काय? ह्या काही भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांचे मेंदू आहेत ना, हे किड्या मुंग्यांचे मेंदू आहेत असं मला वाटते। दुर्दैवानं असं मला म्हणावं असं वाटतं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र नाहीत का? हा माझा प्रश्न आहे। घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत ना। सुपुत्र नेत्याने आम्ही म्हटले ते आमचे आहेत। जन्म देशातच झाला आहे त्यांचा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म 1891 साली महू जे नावाचा भाग आहे आताच्या मध्य प्रदेशमध्ये, तेव्हा मध्य प्रदेश नव्हतं। राज्य कधी निर्माण झाली भाषिक याचा अभ्यास करावा। महाराष्ट्र कधी निर्माण झाला, मध्य प्रदेश कधी निर्माण झालं, बिहार कधी निर्माण झालं, त्यांना कळतं का? अभ्यास त्यांनी करायचा आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला तेव्हा या देशामध्ये कोणते राज्य नव्हतं, एकच मुंबई प्रांत होता मोठा। आणि डॉक्टर आंबेडकर हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत हे जर त्यांना माहीत नसेल किंवा कळत नसेल तर अजूनही त्यांचे डॉक्टर आंबेडकरांविषयी काय भावना आहेत ते स्पष्ट होतं। आम्ही म्हणतो डॉक्टर आंबेडकर आमचे आहेत, घटनाकार आमचे आहेत, या महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत। या महाराष्ट्राच्या सुपुत्रांनी देशाला घटना दिली, याचा आम्हाला अभिमान आहे, त्यांना नाही आहे। भारतीय जनता पक्षामध्ये काय लायकीचे लोक आणि बुद्धीचे लोक घेतले आहेत बाहेरून, स्वतःचे नाहीत बाहेरून, ते कळतं काय त्यांच्या जिभेवर काय, डोक्यात काय, पोटात काय। वारंवार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करतायत, डॉक्टर आंबेडकरांचा अपमान करतायत, फुल्यांचा अपमान करतायत आणि आम्हाला अक्कल शिकवत आहे। डॉक्टर आंबेडकरांचा जन्म जर आम्हाला माहीत नसेल, मुळात त्या देशात जन्मले हे देशाचं भाग्य आहे। ते महाराष्ट्रात जे सुपुत्र आहेत हे त्याहीपेक्षा मोठं भाग्य आहे। त्यांना नासिक में महावितरण के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अडानी कंपनी को ठाणे और नई मुंबई में काम न करने की इजाजत देने की मांग की है। राज्य सरकार ने ठाणे और नई मुंबई इलाके में महावितरण के आधिपत्य वाले क्षेत्रों में अडानी कंपनी को समांतर बिजली आपूर्ति करने की इजाजत पर विचार कर रही है, ऐसा कहा है। राज्य सरकार के इसी उद्देश्य का विरोध करते हुए महावितरण कर्मचारियों ने सरकार से निवेदन किया है कि अडानी को जगहों पर बिजली आपूर्ति कराने की इजाजत ना दी जाए। महाराष्ट्रातील महावितरणमध्ये मधील असलेल्या 30 संघटनांनी एकत्र येऊन एक कृती समिती स्थापन केली। त्या कृती समितीमार्फत आम्ही महावितरण प्रशासनाला एक नोटीस देण्यात आली आहे। नोटीसचा विषय असा आहे की खाजगीकरणाविरोधात आजपर्यंत महावितरण कंपनीमध्ये फ्रँचायझी स्वरूपात या खाजगीकरण होत होते, परंतु ठाण्यातील नवी मुंबई, ठाणे, पेण, उरण ह्या भागात आता अदानी कंपनीने हे लायसन्सी स्वरूपात राज्य शासनाकडे हे खाजगीकरणाची परवानगी आहे आणि त्याच असं समजतं आहे की राज्य शासनाने पाठिंबा दिलेला आहे। जर हे अशा पद्धतीने लायसन्सी
ॲप्रूव्ह झाल्या किंवा लायसन्सने काम सुरू झाले तर महावितरणच्या जे ग्राहक आहे यांच्यावर जो पडणारा भार हा असह्य होईल. कारण ज्या ठिकाणी रेव्हेन्यू जास्त मिळणार आहे ते प्रायव्हेटायझेशनला द्यायचं आणि ज्या ठिकाणी सबसिडी जरी ग्राहक आहे आपले शेतकरी असतील किंवा ग्रामीण भागात जे आपण सबसिडी देतो यांच्याकडनं मग जे सबसिडीवर याचा परिणाम होईल. फक्त याच्यात त्या कंपनीचा महसुलात भर पडण्यासारखी गोष्ट आहे आणि यामुळे नक्कीच महावितरण कंपनीलाही याचं नुकसान होणार आहे, सामान्य ग्राहकांनाही याचा भार सोसावा लागणार आहे. तरी या संदर्भात निदर्शनं आम्ही ठिकठिकाणी करतो आहे. त्याच्यासाठी आम्ही कंपनीला जी नोटीस दिली त्याच्यात आमचे रुपये 19ला असहकार आंदोलन, ठिकठिकाणी द्वार सभा घेणे, 23ला भव्य विधानसभेवर मोर्चा, 4 तारखेला 72 तासाचा संप व 18 जानेवारीला बेमुदत संपाचा आम्ही सर्व कृती समितीतील संघटनांनी. बाला साहेब की शिवसेना के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने बताया कि पिछले 48 घंटों में महाराष्ट्र सरकार ने 75,000 करोड़ के प्रपोजल पारित किए हैं. इससे 55,000 युवकों को रोजगार मिलेगा. महाराष्ट्र में हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है जो डबल स्पीड से काम कर रही है. सम्मान्य मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव जी शिंदे और सम्मान्य उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ने लगभग 75,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल साइन किया है पिछले 48 घंटे में. ये जब बिजनेस महाराष्ट्र में अभी आई है तो लगभग 55,000 युवकों को नई रोज़गार मिलेगी. इसके अलावा जो गवर्नमेंट में भर्ती खाली पड़े हैं, सरकार जो हमारी सरकार है बाला साहेबांची शिवसेना और बीजेपी की, लगभग हम 75,000 युवकों को गवर्नमेंट जॉब. चांदवड में मूसलाधार बरसात के कारण घर गिरने के 3 महीने बाद भी एक गरीब परिवार को सरकारी घोषणा के बावजूद कोई मदद नहीं मिल सकी है. औरम गायकवाड नाव माझ्यावालं. मी शिवरे येथील राहणारा रहिवासी आहे. शेवटच्या परतीच्या पावसात खूप मोठा पाऊस झाला, ढगफुटी झाली. त्या पावसात माझी घराची पडझड झाली. मी ग्रामसेवकला बोलवलं, ते म्हण तलाठी बोलून पंचनामा करा असं. मग नंतर त्या तलाट्याला बी बोलवलं. तलाठी पाऊस उघडल्याच्या नंतर आला तो 8 दिवसांना पार असा. मग त्याला कळवायला लागलो का नाही म्हणा तुमचा पंचनामा दाखल केलाय. कोणला दाखल केला म्हणे? तिकडं चांदवडला. बर भोसले भाऊ साहेबाकर जाऊन तुम्ही तपासून घ्या. भोसले भाऊ साहेबाकर गेलो तर ते म्हण येईल का नाही त्याची गॅरंटी नाही म्हण. आमच्यापर्यंत प्रकरण दाखल झालंय पण येईल का नाही ते काही मला सांगता येणार नाही. ते असे उत्तर द्यायला लागले. मी 2 टाइम चांदवडला जाऊन चौकशी केली त्या गोष्टीची पण कोणीच लक्ष द्यायला तयार नाही. माझ्या घरात लहान लहान पोरं आहे. टोटल 11 माणसाचं कुटुंब आहे माझ्यावालं, लहान मोठे समजे. अशी हकीकत घडली पावसामध्ये. पण नशीब दुर्दैवाने रात्रीचे पडलं पण जीवितहानी काहीच झाली नाही. एवढं तरी बरं झालं. तर एवढं बी करून तरी कर्मचारी कुठलंच लक्ष द्यायला तयार नाही. मी त्याच्या मागं पळून पळून थकलो. आता शेवटचा पर्याय असं घरात दाबून जे मेल्यापेक्षा चांदवडला मी सरळ उपासनला तहसील कचेरी समोर बसल्याशिवाय राहणार नाही या गोष्टीमध्ये. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी विधायक राम कदम ने पठान फिल्म के निर्माता निर्देशक से लोगों के सामने आकर अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा है. शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का देश के साधु संत महात्मा समेत बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं. तो वहीं बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि फिल्म के निर्माता निर्देशक को जनता के समक्ष आना चाहिए और अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए. आमच्या अनेक वंदनीय पूजनीय साधू संतांनी पठाण चित्रपटातल्या काही दृश्यांना आक्षेप घेतला.
चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक यांनी समोर येऊन आमच्या साधू संतांचे, हिंदू संघटनांचे जे आक्षेप आहेत त्यावर त्यांची स्पष्ट भूमिका मांडणं गरजेचं आहे. पण कोणी निर्माता बोलायला तयार नाही, दिग्दर्शक बोलायला तयार नाही. याचा अर्थ काय काढायचा? हे सगळं ठरवून षडयंत्र समजून चीप पब्लिसिटी मिळाली पाहिजे म्हणून हे होतंय का? महाराष्ट्रामध्ये वर्तमान हिंदुत्ववादी विचारधारा असणारं सरकार आहे. या महाराष्ट्राच्या भूमीत हिंदूंचा अपमान करणारी, हिंदुत्वाचा अपमान करणारी कोणतीही फिल्म, कोणतीही सिरियल आम्ही आमच्या भूमीत खपवून घेणार नाही, चालू देणार नाही. अधिक बरं होईल पठाण चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक यांनी नागपुर में अपने अधिवेशन के पहले दिन ही अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर विदर्भवादी नेता मोर्चा निकालेंगे. पूर्व विधायक विमान राव चटप ने कहा कि अलग विदर्भ की मांग को लेकर विदर्भवादी नेता आगामी 19 दिसंबर को अधिवेशन के पहले दिन ही विशाल मोर्चा निकालेंगे. ये मोर्चा यशवंत स्टेडियम से लेकर बार्डी टी पॉइंट तक निकाला जाएगा. समितीने 19 डिसेंबरला विधिमंडळावर हल्लाबोल आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतलाय. मिशन 2023 अंतर्गत 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2023 या दरम्यान विदर्भाचा 117 वर्षापासून सुरू असलेला हा लढा विदर्भाचं राज्य मिळून कायमचा संपवून टाकायचा निर्णय समितीने घेतलाय. आणि त्याच आंदोलनाचा भाग म्हणून आम्ही 10 खासदारांचे राजीनामे मागितले, कोणी दिले नाही. आणि आम्ही त्या दिवशी यशवंत स्टेडियमला जमणार. यशवंत स्टेडियम, पंचशील चौक, झाशी राणी चौक, व्हेरायटी चौकवरून विधिमंडळावर जाणार. आणि आम्ही सध्याचे उपमुख्यमंत्री, नागपूरचे खासदार आणि सध्याचे वनमंत्री यांना म्हणणार आहोत की तुम्ही ऐशी तैशी करा, बोलल्याप्रमाणे विदर्भात. अगली खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से है, जहां पर बुल्ढाना जिले में रोहे की रॉड से पतंग पकड़ने की कोशिश में 13 साल के लड़के की शॉक लगने से मौत हो गई. बुल्ढाना के बावेरे लेआउट में रहने वाले 13 वर्षीय युवक की 14 दिसंबर की शाम को 11 किलोमीटर केबल से पतंग खींचने के दौरान करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई है. 11 दिसंबर 2022 को मैं और मेरा निगरानी पथक हम मालवनी पुलिस स्टेशन की हद में पेट्रोलिंग कर रहे थे. उसी दौरान 6 नंबर नाला के नज़दीक एक ग्राउंड है, मोहम्मद रफ़ी ग्राउंड. उसके गेट के एक कोने में एक लड़का खड़ा था. तो वो ज़रा उसकी जो हलचल थी हमें डाउटफुल, सस्पिशियस लगी. तो मेरे हवलदार थे अनिल पाटिल जी, उन्होंने उसको टोका. तो टोकते ही वो भागने लगा. जैसे वो भागा तो हमारे पूरे ये टीम ने उसको पकड़ लिया. उसके पास एक बैग था. तो हमें ज़रा उसमें से अम्लीय पदार्थ जो होते हैं उनका तो एक सुगंध अलग होता है, वो आने लगा, दुर्गंध. तो हमने फिर हमारे पीआई साहब है शिरफान शेख साहब, उनको स्पॉट पे बुलाया. और स्पॉट पे बुलाने के बाद हमने वो बैग चेक की तो बैग में 126 ग्राम का हेरोइन, गरज जिसको कहते हैं, वह मिला. और फिर उसकी कीमत हमने देखी तो उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव में 50,40,000 यह थी. विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत के पुनरुद्धार के नाम पर जुटाए गए पैसों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है. मामले में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के रहते एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया था. वहीं सोमैया के पिता पुत्र पर जो आरोप लगे थे, किरीट सोमैया और उनके बेटे पर जो आरोप लगे थे कि जंगी जहाज विक्रांत को बचाने के नाम पर उन्होंने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है, लेकिन पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को क्लीन चिट दे दी है. सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नाही. म्हणजेच सत्याला त्रास होऊ शकतो, त्रास दिला जाऊ शकतो, पण त्याचा पराजय हा कधीच होऊ शकत नाही. काल पोलीस डिपार्टमेंटनी
कथित विक्रांत केसमध्ये सी समरी ही कोर्टात सबमिट केली आणि त्यात असं क्लिअरली म्हटलं आहे की कुठल्याही प्रकारचं या विक्रांत केसमध्ये कुठल्याही प्रकारचा उपहास किंवा पैशांचा दुरुपयोग हा झालेला नाही आहे आणि कोर्टाने पण ही सी समरी ॲक्सेप्ट केलेली आहे. यापुढे आता कोर्टाचा निर्णय आमच्या पक्षात येईल आणि सत्याच्या पक्षात येईल ही आमची खात्री आहे. मनस्ताप असं नाही म्हणू शकत, कारण जेव्हा तुम्ही एका मोहिमेवर निघता, आम्ही महाराष्ट्राला भ्रष्टाचार मुक्त करण्याच्या मोहिमेवर निघालो होतो. या मोहिमेमध्ये काही प्रकारचे अडथळे येतात, काही प्रकारचे प्रॉब्लेम येतात. आम्ही आणि आमचा परिवार ह्या प्रॉब्लेमच्या सामोरे गेलो, दृढपणे उभे राहिलो आणि आम्ही काल जेव्हा सी समरी कोर्टात सबमिट झाली आणि हा आमचा एक आम्ही विजयच मानतो, तेव्हा जाऊन आमच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला. थोडं स्ट्रेस होतं, भीती होती की हे महाविकास आघाडीची जी सरकार होती ती सरकार मनसुख हिरेनचं कसं खून केला होता किंवा अशा प्रकारचं काही घातपात करायचा प्रयत्न करणार की नाही. पण नरेंद्र मोदीजी, अमित शहाजी आणि देवेंद्र फडणवीस हे किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्या यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. तो वहीं पुलिस ने बच्चों को अगवा कर भीख मंगवाने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है. दरअसल 4 दिसंबर को मुंबई के कांजूर मार्ग में रहने वाली वर्षा कांबले की 1 साल की लड़की और 5 साल के लड़के को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था. इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है. बता दें कि पुलिस ने कुल 5 टीम लगाई थी इन बच्चों को खोजने के लिए और आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई थी और 11 दिन के बाद पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. 4 दिसंबर को कांजूर मार्ग रेलवे स्टेशन के बाहर से 2 बच्चे, उसमें एक 5 साल का लड़का और 1 साल की लड़की थी. ये दोनों का किडनैप हुआ करके उनकी मम्मी ने कांजूर मार्ग पुलिस थाने में कंप्लेंट दिया था. वो हिसाब से IPC 363-34 के हिसाब से ऑफिस दाखिल था. जबकि ये छोटे बच्चों का अपहरण का मामला था. जो अपहरण करने वाले लोग थे वो इनके साथ ही कुछ दिन रह रहे थे, 4-5 दिन, और उन्होंने उनको लेके गए. और जबकि वो बेगिंग का काम करते थे तो उनको थोड़ा सीरियसली लेते हुए हमने हमारा जोन 7 मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन से 5 टीम बनाए और 5 टीम बना के थाने, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, अहमदनगर, सोलापुर, औरंगाबाद, नासिक, इन जगह पे लगातार 11 दिन हमारी टीम काम की. 11 दिन के बाद कल हमें मुंबई की समता नगर पुलिस ने एक ऐसे नौकर को गिरफ्तार किया है जो कि मालिक की कंपनी से लाखों रुपए चुराकर खुद मोबाइल शॉप का मालिक बन गया. समता नगर पुलिस ने आरोपी नौकर को अलीबाग रायगढ़ से गिरफ्तार किया है. नौकर के पास से चोरी के पैसे से खरीदे गए मोबाइल फोन और 2.5 लाख कैश पुलिस ने जब्त कर लिया है. और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला, जो हमारे जो खबरी रहते हैं उनके थ्रू ऐसा पता चला कि ये जो आरोपी है रामलाल रिडमल राम सेन, इसने एक नया मोबाइल खरीदी किया है और सिम खरीदी किया है. तो ये सिम का हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला और उसका लोकेशन आया रायगढ़ में, अलीबाग डिस्ट्रिक्ट रायगढ़. हमारी टीम, हमारे डिटेक्शन ऑफिसर श्री उबाड़े और उनकी टीम रवाना हुई अलीबाग रायगढ़ में. वहाँ पे जाके उन्होंने टेक्निकली थोड़ा फॉलोअप लिया तो पता चला कि ये जो आरोपी है ये ऐसा सो ये जगह छुपा हुआ है. टीम ने ढूंढ निकाला उसको. औरंगाबाद में समृद्धि महामार्ग पर एक गाड़ी में आग लग गई. बता दें आपको कि गाड़ी में बैठे सभी यात्री समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गए और सबकी जान बच गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था. हालांकि इस दौरान गाड़ी जलकर खाक हो गई. मी
मी साखरखेड्यावरून आलो होतो. कुठे चालला होता? पुण्याला चाललो होतो, इंद्रायनगर. हां का. आणि गाडीत आपले किती प्रवासी होते? 4 जण होतो, माझी मिसेस, मी आणि भाऊ, 2 भाऊ. हां. आणि अचानक पेट घेतला गाडी? अचानक गाडीने पेट घेतला. म्हणजे गाडीचं म्हणजे जळण्याचं कारण काय, त्याचं म्हणजे पेट घेण्याचं कारण काय? आम्हाला असं वास आला होता. टायर जळाले पहिले? टायर चेक केले, टायर मध्ये ओके होते. टायर बघितलं गरम झाले का काय, आणि येताना मग हे केलं, तर ते बोनेट उगला, बोनेट लॉक झाला. तुमचं नाव काय पूर्ण? महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पिछले 11 महीने में 276 किसानों ने कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन के पास पिछले 11 महीनों में 276 किसानों की आत्महत्या के आंकड़े हैं। कर्ज से तंग आकर किसान आत्महत्या कर रहा। पिछले कुछ वर्षों में खरीफ, रबी, गर्मी जैसे कोई भी मौसम किसानों की मदद नहीं कर पा रहा। नतीजा ये कि कर्ज का बोझ घटने के बजाय बढ़ता जा रहा। राज्य सरकार किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए उपाय करने का दावा तो करती है, हकीकत में किसानों को जहर पीकर और फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है। अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना खबर मिळाली। ती खबर अशी मिळाली की कुलू मनाली शिमला येथून 3 महिला आंध्र प्रदेश एक्सप्रेसने नागपूरला येणार आहेत। त्या महिलाकडे चरस असण्याची माहिती आमच्या ओपोन यांना मिळाली होती। त्या माहितीच्या आधारे रेल्वे स्टेशन नागपूरच्या बाहेर सीताबर्डी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये सापळा रचून महिला अंमलदारांच्या सहाय्याने सदर महिलांची खात्री करून झडती घेण्यात आली। ती झडती अंमली पदार्थ विरोधी कायद्याच्या तंतोतंत पालन करून झडती घेण्यात आली आणि त्या झडतीमध्ये एका महिलेजवळ 19 ग्रॅम चरस मिळून आलेला आहे आणि त्यानंतर सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये सदरचा गुन्हा दाखल केला आणि पुढील कारवाई। बोरीवली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि G20 के प्रतिनिधि बोरीवली नेशनल पार्क में स्थित कनेरी गुफा का भ्रमण करने पहुंचे। वहां आपको बता दें कि G20 के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए नेशनल पार्क के बाहर भारी संख्या में लोग हाथ में तिरंगा लेकर खड़े थे। वहीं विधायक मनीषा चौधरी ने कहा कि G20 की प्रतिनिधि आज बोरीवली में आए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आज यहां पर लोग हाथ में तिरंगा लेकर G20 के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उनके आने से हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। नेतृत्व हे भारताला मिळालेलं आहे आणि हे भारताचा स्वाभिमान आहे की त्याचं नेतृत्व आमचे कार्यसम्राट पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे करतायत। आणि आज G20चं डेलिगेशन हे आपल्या मुंबईमध्ये आले आणि मुंबईमधून आपल्या नॅशनल पार्कच्या कॅनरी केव्ज मध्ये 19 देशाचे प्रतिनिधी आले, त्यांचं आम्ही आज इकडे स्वागत करत आहोत। G20चं नेतृत्व हे भारताला मिळालेलं आहे आणि तो वहीं G20 के प्रतिनिधियों ने 4 घंटे तक बोरीवली के नेशनल पार्क में भ्रमण किया। बता दें कि अलग अलग देश से आए हुए G20 के प्रतिनिधियों ने सुबह करीब 9 बजे बोरीवली के नेशनल पार्क में कनेरी गुफा सहित नेशनल पार्क का भ्रमण किया और वहीं करीब 4 घंटों तक भ्रमण के बाद G20 के प्रतिनिधि कड़ी सुरक्षा के बीच बोरीवली नेशनल पार्क से रवाना हुए। चंद्रपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि चंद्रपुर जिले में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। बता दें आपको कि ये पूरी घटना को एक अन्य राहगीर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बता दें कि चंद्रपुर जिले के सीदेवाही शहर के रेलवे स्टेशन के पास नंदकिशोर शिंदे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसी समय पास से गुजर रहे भालू ने उन पर हमला कर दिया। नंदकिशोर को इलाज के लिए पास के अस्पताल में हालांकि भर्ती करवा दिया गया है।
मुंबई उपनगर के मालवड़ी पुलिस ने 50 लाख रुपए की हेरोइन के साथ एक 35 वर्षीय बाउंसर को गिरफ्तार किया है। ये ड्रग्स राजस्थान से नए साल की आयोजित पार्टियों में बेचने के लिए वो आरोपी लाया था। पुलिस के अनुसार आरोपी सुहेल अहमद शेख के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है, जहां उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं मुंबई में बैलगाड़ी की रेस पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद मुंबई के गोराई बीच पर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी की रेस कराई गई। गोराई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद गोराई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सेक्शन 11 के तहत पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 1960 के तहत आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई के कल्याण से खबर है, जहां आपको बता दें कि कल्याण की महात्मा फूले पुलिस ने 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को भिवंडी के सोनाले गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दत्तात्रेय शिंदे ने बताया कि कोई सबूत नहीं होने के कारण यह केस पुलिस के लिए चैलेंजिंग था। इसके लिए पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी। 14 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद दुष्कर्मी हत्यारा हाथ लगा, जिसे भिवंडी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महात्मा फुले चौकी पोलीस स्टेशनच्या अधीनस्थ दिनांक 1 डिसेंबर रोजी कल्याण पश्चिम रेल्वे स्टेशन जवळ एक अत्यंत गंभीर घटना घडली होती। त्यामध्ये 8 वर्षाच्या मुलीवरती लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आलेला होता। याबाबत दाखल गुन्ह्यांचा तपास हे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री अशोक होनमाने हे स्वतः करीत होते आणि या विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त उमेश माने पाटील आणि डीसीपी श्री सचिन गुंजाळ हे दोन्ही अधिकारी त्यावरती सातत्याने पाठपुरावा करीत होते, अधीक्षण करीत होते। या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपीपर्यंत। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।